एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री। एंटरटेनमेंट और हिस्ट्री जो ये आपका चैप्टर नंबर 6 है, इस चैप्टर के ऑलरेडी मैंने सारे टॉपिक्स आपको कवर कराए हुए हैं। जितने भी आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर कराए हैं। ठीक है, आज के लेसन में, आज का जो लेक्चर है हमारा, इस लेक्चर में हम लोग इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। जितने भी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारी चीज़ों में हम फोकस करेंगे और पूरी चीज़ें अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्वेश्चन आंसर है और किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो और वीडियो को देखने के बाद आपका सारा ये लेसन है ना पूरी तरीके से आपका याद हो जाएगा आपको। ठीक है, पूरी तरीके से अच्छे से याद हो जाएगा। आप पेपर के पहले भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जाएंगे ना, एक वीडियो देखने के बाद आपका सब याद। ठीक है, कोई उसमें टेंशन ही नहीं है, सारी चीज़ें मैं एक एक करके समझाऊंगी आपको। तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए कि आपको यहाँ पे ना सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझा के मिलेंगी। चलिए फटाफट से, मैं आपका टाइम नहीं लूँगी, फटाफट से हम क्वेश्चन आंसर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर ए बोला गया है कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे बोला गया है, पहला क्वेश्चन है डैश आर सपोज टू बी द फर्स्ट कीर्तनकार इन महाराष्ट्र। तो पहले कीर्तनकार कौन है महाराष्ट्र के? तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर होगा संत नामदेव। संत नामदेव जो हैं वो पहले कीर्तनकार हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र के। ठीक है, बाबूराव पेंटर मेड द मूवी डैश। तो बाबूराव पेंटर जिन्होंने ये मूवी बनाई वो था सैरंधिरी। सैरंधिरी, ठीक है, क्या था? सैरंधिरी। हो गया आंसर क्लियर? मुझे अब आपको याद हो गया रहेगा, मुझे पता है कि आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी याद हो जाती है, ऑफकोर्स आप 10th में हो। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर बी जो है वो बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग, करेक्ट इट एंड रीराइट। मतलब कि आपको इनमें से चेक करना है कि कौन सा रॉन्ग है, कौन सा रॉन्ग पेयर है कि रॉन्ग है, और फिर उसको ना, अगर वो रॉन्ग है तो उसको करेक्ट करो और वापस से लिखो। तो अब यहाँ पे करेक्ट करके आपको लिखना है, तो कैसे लिखोगे? तो देखो रॉन्ग क्या है, एकाच प्याला, एकाच प्याला अन्ना साहेब किर्लोस्कर ने लिखा, ये एक रॉन्ग पेयर है। तो किसने लिखा था? तो एकाच प्याला इज रिटन बाय राम गणेश गडकरी। किसने लिखा था? तो रिटन बाय राम गणेश गडकरी। क्या? गडकरी। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर कि रिटन बाय एकाच प्याला, रिटन बाय राम गणेश गडकरी। तो ये जो अन्ना साहेब किर्लोस्कर है ये रॉन्ग है। ठीक है, दैट इज़ अ रॉन्ग पेयर। हो गया आंसर क्लियर? तो आपको क्या करना है, सिंपल है, ये सेंटेंस लिखो, उसके बाद लिखो आपकी एकाच प्याला रिटन बाय राम गणेश गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। अब आपको यहाँ पे चार्ट दिया गया है और इस चार्ट को आपको पूरा कंप्लीटली लिखना है। तो कैसे लिखोगे? तो यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। कैरेक्टरिस्टिक हो गया, एग्जाम्पल हो गया। तो जैसे कि अब यहाँ पे भजन हो गए, भजन, कीर्तन, ललित, भरूड, तो ये सारी चीज़ों को क्या लिखना है? तो मैं आपको जो स्क्रीन पे दिखाने वाली हूँ इसको गौर से देखो, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो स्क्रीन पे, तो ये जो चीज़ें हैं देखो, कैरेक्टरिस्टिक में आप भजन में लिखो कि सॉन्ग संग इन प्रेज ऑफ गॉड, कि गॉड के लिए, भगवान के लिए सॉन्ग गाया जाता था। इट इज़ accompanied बाय इंस्ट्रूमेंट लाइक ताल, मृदंगम, पखवज। इन सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं इनका यूज करके फिर गाना बजाने के साथ सॉन्ग गाए जाते थे। फिर आप इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे कि टाइप ऑफ चक्री हो गई, भजन हो गए, सॉन्ग हो गए, फिर भजन, फिर खंजीरी हो गई। फिर ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स है कि इनका यूज़ किया जाता है। फिर कंपोजिशन में आप तुलसीदास ले लीजिए कि तुलसीदास हो गया, फिर पुराना दरा दास, फिर कनक दास, ये सारी चीज़ें थी जो ये लोग गाते थे, बजाते थे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब आगे बढ़ते कीर्तन में। तो कौन कौन सी कीर्तन में क्या क्या चीज़ें आती है? तो देखो कीर्तन में क्या होता है, नरेशन ऑफ स्टोरी इन पोएटिक फॉर्म, मतलब कि किसी एक पोएटिक फॉर्म का या फिर किसी चीज़ का वर्णन करना, वर्णन करने को नरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे किसी चीज़ का वर्णन करना, ठीक है।
और दूसरा है सिम्बॉल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कीर्तन। जो सिम्बॉल्स होते हैं कि वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं कीर्तन का, ठीक है। दूसरा है टाइप ऑफ, तो देखो नारदीय वारकरी हो गया, नारदीय वारकरी, फिर राष्ट्रीय कीर्तन हो गए, ये एक टाइप है, ठीक है। और दूसरा है एग्जाम्पल में कीर्तन बाय संत नामदेव के द्वारा जो कीर्तन गाया गया महात्मा के बारे में, ज्योतिबा फुले हो गए, है ना, फिर ज्योतिराव फुले के द्वारा गाया गया कीर्तन, संत गाडगे महाराज हो गए। ये लोग क्या करते थे कि गानों के थ्रू, कीर्तन के थ्रू, भजन के थ्रू, इंडिपेंडेंस मोमेंट के उस टाइम पे लोगों को गाना और इन सारी चीज़ों के थ्रू वो लोगों को एक जागरूक करना चाहते थे, एजुकेट करना चाहते थे, इसलिए वो लोग ये सारी चीज़ों का यूज़ करते थे। तो ये उसके फीचर्स हो गए कि कीर्तन क्या होता है। तो एक नरेशन होता है, सिंबल होता है जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कीर्तन का। फिर एग्जाम्पल में आप डालो कि टाइप आप, तो नारदीय वारकरी हो गया, राष्ट्रीय कीर्तन हो गए, फिर ज्योतिराव फुले हो गए जो कि देखो जिनकी वजह से हमें एजुकेशन मिला है, फिर संत गाडगे महाराज हो गए जो साफ़ सफाई बहुत क्लीननेस में बहुत बिलीव करते थे, जहाँ देखते थे वहाँ कचरा पड़ा हुआ तो वापस वो जाके उठाते थे और उसको क्लीन करने लगते थे। तो संत गाडगे महाराज, महात्मा हो गए, इन सारे लोग कीर्तन के थ्रू भी आते थे। अब बात करते हैं ललित। ये ललित क्या चीज़ है, तो देखो ऑलरेडी भजन कीर्तन हमने समझा, अब हम ललित समझ रहे हैं। तो ललित में यहाँ पे है थ्रेटिकल स्टाइल ऑफ स्टोरी। मतलब ललित में क्या रहता है कि एक स्टोरी होती है लेकिन वो थिएटर में हमें दिखाई जाती है, जैसे आजकल मूवी है ना, वैसे वहाँ पे थिएटर में स्टाइल ऑफ स्टोरी दिखाई जाती थी। एंड इट मे accompanied एंड और मे नॉट बी accompanied बाय अ इंस्ट्रूमेंट। कभी कभी ये इंस्ट्रूमेंट का द्वारा नाटक दिखाया जाता था, स्टोरी दिखाई जाती थी, कभी कभी बिना स्टोरी के, बिना इंस्ट्रूमेंट के ही वो स्टोरी दिखाई जाती थी, इसे हम ललित बोलते हैं। एंड टाइप ऑफ नारदीय कीर्तन जो कि नारदीय कीर्तन हो गया, स्टोरी ऑफ कृष्ण राम एंड ग्रेट डिवोटी ऑफ प्रेजेंटेड, ये सारी चीज़ें। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो एक मिनट, मैं आपको दिखाती हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसे हम ललित बोलते हैं। तो यहाँ पे कई लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते थे, कई लोग बिना इंस्ट्रूमेंट का, और एक स्टेज में इस तरीके से स्टोरी के जैसे इस तरीके से दिखाया जाता था, ये जो आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये इसे हम ललित बोलते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ द ललित। तो ललित में यहाँ पे टाइप ऑफ नारदीय कीर्तन हो गया कि नारदीय कीर्तन, फिर स्टोरी ऑफ जैसे कृष्ण भगवान का हो गया, राम जी का हो गया, तो ग्रेट डिवोटी आर प्रेजेंटेड, तो वहाँ पे वो लोग खुद बन के ऐसे दिखाते थे, रामलीला करते थे, तो इसे हम ललित बोलते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं जो कि है भारूड। भारूड क्या होता है, तो देखो मेटाफोरिकल सॉन्ग दैट हैज़ स्पिरिचुअल एंड एथिकल लेसन्स। मतलब कि भारूड में ना आपको सॉन्ग मिलेंगे एक स्पिरिचुअल लेवल में, मतलब कि जिसमें कि ह्यूमैनिटी है, भगवान से रिलेटेड है, ऐसी चीज़ों का, और जो ऐसी चीज़ें कि ऐसे गानों में से हमें एक मैसेज मिलता है, एक एथिकल लेसन मिलता है कि भाई कैसे जीवन चाहिए, जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। फिर इट मे और मे नॉट बी accompanied बाय इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट का भी सहारा कभी कभी हम लेते हैं, जैसे कि ताल मंजीरा, मृदंग हो गए, कभी कभी बांसुरी का भी यूज करते थे, लेकिन कभी कभी नहीं, इसमें कंपलसरी नहीं रहता। भारूड कंपोज बाय संत एकनाथ। भारूड को जो करने वाले थे वो कौन थे, संत एकनाथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो भारूड करके देखो फोल्क म्यूजिक सॉन्ग पे बना किया गया है, ये देखो यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखो किस तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है भारूड में, ऐसे संत एकनाथ के थ्रू भी करवाया जाता था। तो ये सारी चीज़ें भारूड में आती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको भारूड का मीनिंग समझा होगा। इसमें कई इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पे यूज़ किया गया है, लेकिन कभी कभी हम बिना इंस्ट्रूमेंट के ही यूज़ कर लेते थे, तो इसे हम भारूड्स कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको सारे आंसर समझ में आ गया है। अब आगे का क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था आपको क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूरी तरीके से हो चुका है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है यहाँ पे थर्ड वाला, जो कि बोला गया है आपको राइट नोट्स।
नीड ऑफ इंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट की क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है। तो देखो भाई, एंटरटेनमेंट किस लिए ज़रूरत पड़ती है। एंटरटेनमेंट जैसे कि डांस कर लो, स्पोर्ट्स कर लो, बड़े बड़े फंक्शंस हो गए, ड्रामा देख लो, ड्रामा में पार्टिसिपेट करो, तो ये नेसेसरी है। इससे क्या होता है, हमारा माइंड है ना वो फ्रेश होता है, कोई भी स्ट्रेस और चिंताएँ नहीं होती हैं, पूरी तरीके से ओपन हो जाता है माइंड। तो नीड ऑफ एंटरटेनमेंट में बहुत सारी ज़रूरत होती है एंटरटेनमेंट की। दूसरा क्वेश्चन है मराठी थिएटर के बारे में आपको बताना है। एंड देन एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी की, एंटरटेनमेंट में और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, हम कैसे उसमें करियर बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में भी। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे ये है नीड ऑफ एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो नीड ऑफ एंटरटेनमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हेल्थी एनवायरनमेंट ऑफ एक्सेलेंट क्वालिटी इज इसेंशियल फॉर द, इसेंशियल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट है। हेल्थी एनवायरनमेंट ऑफ एक्सेलेंट क्वालिटी, एक अच्छा हेल्थी एनवायरनमेंट के लिए जो क्वालिटी ऑफ एक्सेलेंट क्वालिटी हो जिसमें, इज़ इसेंशियल फॉर द हेल्थी ग्रोथ वंस पर्सनैलिटी, किसी की भी पर्सनैलिटी के लिए वो एक इसेंशियल होता है, वो बहुत ही नेसेसरी होता है। इससे क्या होता है, अगर आप हेल्थी एनवायरनमेंट में रह रहे हो जिसमें बहुत अच्छी क्वालिटी है, हर एक चीज़ अच्छी है, तो वो इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी ग्रोथ भी हेल्थी ग्रोथ होगी और आपकी एक अलग पर्सनैलिटी भी होगी, ठीक है। एंटरटेनमेंट केप्ट आवर माइंड लिवली एंड फ्रेश, हमारा एंटरटेनमेंट क्या करता है, हमारे माइंड को क्या रखता है, लिवली और फ्रेश रहता है। इट मेक अस फील फिजिकली मोर एनर्जेटिक, ये हमें फील कराता है कि हमारे अंदर एक अच्छी एनर्जेटिक होती है। एंड गिव मोर वर्क एफिशिएंस, हमें काम करने की ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता प्रदान करता है। फिर नेक्स्ट है परसुइंग हॉबी एंड गेम्स हेल्प इन द ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, हम जब अपनी हॉबी को, इस एंटरटेनमेंट से हमें हमारी हॉबी मिल जाती है और गेम्स भी हम खेलने लगते हैं, जिसके हेल्प से हम अपनी ओवरऑल अपनी एक पर्सनैलिटी बना लेते हैं, हमारा एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाता है, विकास हो जाता है, चाहे कोई भी इंडिविजुअल हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था जो हमारा मराठी थिएटर। तो मराठी थिएटर के बारे में देखो तो 19th सेंचुरी विटनेस द डेवलपमेंट ऑफ मराठी थिएटर, 19th सेंचुरी में मराठी थिएटर बनाया गया, ठीक है। और किन्होंने किया, तो उस टाइम पे प्रीवियसली भोसले रूलर ऑफ तांजोरे हैड पैट्रोनाइज ड्रामा, जो भोसले थे, भोसलों का राज चलता था, तो उस टाइम पे वो ड्रामा के थ्रू शो किया जाता था, तांजोरे ने ये ड्रामा शो किया करवाते थे। एंड सम ऑफ देम हैड रिटन फ्यू प्ले एंड आल्सो ट्रांसलेट इन संस्कृत पे, कुछ लोग तो उसको संस्कृत में भी ट्रांसलेट करते थे, कुछ लोग इसमें लिखते थे इस थिएटर के लिए, मतलब पहले टाइम पे 19th सेंचुरी में किस तरीके से लोग किया करते थे, ठीक है। फिर है यहाँ पे विष्णुदास भावे जो थे, वो फादर ऑफ मराठी थिएटर कहा जाता है उनको, याद रखना, फादर ऑफ मराठी थिएटर। थिएटर मतलब वही जो आप देखो मूवी देखने जाते हो ना सिनेमाज में, उससे ही थिएटर समझो। तो विष्णुदास जो भावे थे वो पहले मराठी थिएटर थे, फादर ऑफ मराठी थिएटर, ठीक है। फिर इनिशियल हिस्टोरिकल, माइथोलॉजिकल एंड फैंसियल प्ले, तो हिस्टोरिकल से ऐतिहासिक मूवी दिखाना, माइथोलॉजिकल दिखाना, माइथोलॉजिकल में भगवान से रिलेटेड हो गई, भक्त भगवान का हो गया, जैसे कि प्रहलाद हो गए, इस टाइप के फार्शियल प्ले, ऐसे बहुत सारी चीज़ें करवाते थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सीता वयंबर हो गया, स्वयंवर, सीता स्वयंवर हो गया, वॉज द फर्स्ट प्ले प्रेजेंटेड बाय हिम, उनके द्वारा सीता जी का जो स्वयंवर होता है ना, राम जी की वाइफ जो सीता जी हैं, तो उनका स्वयंवर का वो लोग मूवी जैसा बना के प्ले किया था, तो पहली बार उन्होंने किया था ये चीज़, एंड ये पहली बार हमारे देश में हुई थी, ठीक है। एंड इन द एरा स्पॉन्टेनियस डायलॉग डिलीवर व्हेन नो रिटन स्क्रिप्ट एग्जिस्टेड, देखो जब कोई स्क्रिप्ट लिखा हुआ नहीं था तो उन्होंने डायलॉग फिर अपने देना चालू किया उन्होंने, ठीक है। पहले स्क्रिप्ट तो लिखते नहीं थे, तो ऐसे ही कुछ भी बोलने का तो नहीं, स्क्रिप्ट के हिसाब से बोलने का। तो रामायण में देखो, अभी जो रामायण देखते हैं तो उसमें कैसे स्क्रिप्ट दी गई थी, तो वो लोग एक्ट करते हैं, तो वैसे स्क्रिप्ट देना चालू किया गया। विजय कीर्तन ने ये पहले ऑथर थे जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखना चालू किया। थोराले माधव राव
पेशवे, ठीक है, इनके द्वारा स्क्रिप्ट लिखी गई। स्क्रिप्ट मतलब वो डायलॉग लिखे गए, जो कि एक्टर लोग हैं ना वो डायलॉग बोलेंगे। तो 1861 में ये लिखा गया था। अब बात करते हैं थोड़ा म्यूज़िकल मराठी थिएटर की, जहाँ पे म्यूज़िक्स वगैरह थे। तो ये इंट्रोड्यूस हुआ क्लासिकल ख्याल म्यूजिक के नाम से, ठीक है। और बालकृष्ण भुआ इचालकरांजीकर जो थे, उन्होंने उस्ताद अलादिया खान और उस्ताद अब्दुल करीम खान, उस्ताद रहीमत खान, इन लोगों ने टेस्ट फॉर क्लासिकल म्यूज़िक अमंग मराठी ऑडियंस, इन्होंने ये सारे लोगों ने मिल के क्या किया, जो भी मराठी ऑडियंस थी जो देखने आती थी उनको क्लासिकल म्यूज़िक का एक नया इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। अब बात करते हैं आगे का, जो कि है फॉलोइंग म्यूजिकल प्ले एंड ग्रेट पॉपुलरिटी। कुछ ऐसे म्यूजिकल प्ले किए गए जो कि बहुत पॉपुलर हुए, बहुत म्यूज़िक बहुत पॉपुलर हुआ, जैसे कि संगीत शकुंतल बाय आनंद साहेब किर्लोस्कर के द्वारा जो संगीत शकुंतल है, शकुंतल, ठीक है, संगीत शकुंतल, तो ये चीज़ें उनके द्वारा की गई। फिर शारदा लिखा हुआ है, शारदा, जो कि गोविंद भालाल देवल के द्वारा ये म्यूज़िक आया, ठीक है। तो ये दो उस टाइम पे बहुत पॉपुलर थे। फॉलोइंग प्ले आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मराठी थिएटर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखती हैं हिस्ट्री में, अगर हम मराठी थिएटर के देखें तो। जैसे संगीत मनापन मन, फिर मुकनायक हो गया, एकच प्याला, सत्संग हो गया, नमस्कार, उद्यांचा संसार, घर बाहेर राजवाडाला जेव्हा जाग येते, येथे ओशालाला मृत्यू, घरी घशीराम गोटवाल, तिलक एंड आगरकर। तो ये सारे लोग थे, और मतलब ये सारी जो बनाया गया था, प्ले किया गया था लोगों के सामने, तो बहुत फेमस हुए थे उस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हम जानते हैं कि एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी, कि एंटरटेनमेंट तो हम करते ही हैं, ऑफ कोर्स करते, बिना एंटरटेनमेंट के कैसे रह सकते हैं। एंटरटेनमेंट हमारे लाइफ का एक पार्ट है, लेकिन प्रोफेशनल, उससे हम क्या क्या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, कि हम अभी तो स्टूडेंट हैं, बाद में जब हम अपने करियर का फील्ड चूज़ करेंगे तो किस तरीके से यहाँ पे हम आ सकते हैं, करियर बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं। देखिए, द मीडिया ऑफ इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द कंट्री। जितनी भी कंट्री हैं, उन सभी कंट्रियों में जो मीडिया इंडस्ट्री होती है वो बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ठीक है। एंड इट्स वेरियस सेगमेंट, लाइक यहाँ इस इंडस्ट्री में फिल्म बनाए जाते हैं, फिर टेलीविज़न हो गया जहाँ पे दिखाया जाता है ना। टेलीविज़न हैव अ विटनेसेस ट्रेमेंडस ग्रोथ इन फ्यू ईयर। फिर ग्रोथ टीवी में लोग बहुत देखते हैं, आज भी टीवी चलती है, मोबाइल आ गया देन ऑल्सो लोग टीवी खरीदते हैं। फिर हो गया, द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री कैन हैव एक्सेस टू मैनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ ड्रामा एंड मूवी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो स्टूडेंट है तो वो इस हिस्ट्री को पढ़ के, जैसे कि हमने ये चैप्टर पढ़ा, इस चैप्टर को पढ़ के एक चीज़ समझ में आ ही गई होगी कि हमें फील्ड ऑफ ड्रामा और मूवी में भी हम जा सकते हैं, हम अपने करियर इसमें भी चूज़ कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू अचीव एक्यूरेसी ऑफ अरेंजिंग बैकड्रॉप ऑन द स्टेज, डीप नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स आर्किटेक्चर इज रिक्वायर। अगर आप ड्रामा और मूवी के फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको क्या आना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए, एक इतिहास के बारे में, उस आर्ट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आर्किटेक्चर के बारे में नॉलेज ये रिक्वायर होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें मतलब आपको नॉलेज रखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने हमारा जो एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, उसको कंप्लीट किया। यहाँ पे हमने नीड ऑफ एंटरटेनमेंट की जाना कि एंटरटेनमेंट की क्या ज़रूरत होती है, मराठी थिएटर के बारे में समझा, एंटरटेनमेंट और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी के बारे में जाना। अब हम इस क्वेश्चन में जानेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा वो है
एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ रीजन, कि जो आपको ये स्टेटमेंट दी गई है इसके बिहाइंड का क्या रीज़न है वो आपको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सपर्टाइज इन हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट इन द फिल्म इंडस्ट्री, कि जो हिस्ट्री है वो किस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में इम्पॉर्टेंट है और कितना इम्पॉर्टेंट वो रखती है। तो इतिहास की जो ये चीज़ें हैं, तो आइए समझते हैं कि क्या रीज़न था। तो आइए इसका आंसर जानते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो अ फिल्म कंप्राइज सेवरल फैक्टर्स सच एज स्क्रिप्ट, डायरेक्टर, आर्टिस्ट, मेकअप, कस्ट्यूम, स्टेज आर्ट, डिज़ाइन, लाइटिंग, अरेंजमेंट एक्सेट्रा। देखो, एक्सपर्टाइज इन हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट इन द फिल्म इंडस्ट्री, ज़रूर ये एक्सपर्टाइज होना बहुत ज़रूरी है हिस्ट्री में मतलब कि अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में जा रहे हो तो आपको एक्सपर्ट होना चाहिए किन चीज़ों में। तो आपको स्क्रिप्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, डायरेक्टर के बारे में, आर्टिस्ट के बारे में, मेकअप के बारे में, कस्ट्यूम मतलब कपड़े वगैरह कैसे पहनना है, क्या करना है, स्टेज के बारे में कि स्टेज शो में क्या परफॉर्मेंस करना है, आर्ट्स के बारे में, आर्ट डिज़ाइन हो गई, लाइटिंग अरेंजमेंट की किस तरीके से लाइट का अरेंजमेंट करना है, बिकॉज कि तभी तो आप वीडियो उसका बना पाओगे ना। तो इतनी सारी चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए, इसमें आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर आप इन सारी चीज़ों के हिस्ट्री में एक्सपर्ट हैं तो आप फिल्म में जाएंगे ना तो ग्रोथ करने वाले हैं, ठीक है। फिर आता है इन ऑर्डर टू अचीव एक्यूरेसी इन द फील्ड अ डीप नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट। इन सारी चीज़ों का आपको डीप नॉलेज होना चाहिए, इसकी पूरी अच्छे से हिस्ट्री जाननी चाहिए, तो तभी आप इस फील्ड में अचीवमेंट कर पाएंगे, ठीक है। फिर आता है कि फिल्म एक्चुअली टेक अ व्यूअर इनटू एरा डेपिक्टेड हिस्ट्री and give an access to that era, creating a visual impact and aura to the viewer। देखो यहाँ पे ना आपको इन सारी चीज़ों का यूज़ करके आपको फिल्म के थ्रू एक व्यूअर जो देखने वाला है उसको आप हिस्ट्री की ओर लेके जाते हो, उसको पूरी चीज़ें दिखाते हो कि किस तरीके से चीज़ें थी, एक क्रिएट करके एक अपना इम्पैक्ट उन पे डालते हो, ठीक है। तो आपको बहुत ही अच्छे वे में अपना परफॉर्मेंस देना होता है। तो ये सारी चीज़ें थी, बहुत ही इजी है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो बोला गया है वो है कि भारूड कंपोज बाय संत एकनाथ आर पॉपुलर इन महाराष्ट्र। तो ये जो भारूड मैंने आपको जस्ट बताया भी था हम जब कर रहे थे, तो ये जो भारूड होता है एंटरटेनमेंट के लिए, तो ये संत एकनाथ के द्वारा पॉपुलर हुआ, ठीक है, महाराष्ट्र में। तो उसके बिहाइंड का क्या रीज़न है, तो देखिए इसका रीज़न क्या है। तो यहाँ पे बताया गया है कि भारूड आर मेटाफोरिकल सॉन्ग, भारूड एक मेटाफोरिकल सॉन्ग होता है। तो यहाँ पे भारूड एक मेटाफोरिकल सॉन्ग है, इसका मतलब होता है कि मुहावरों के द्वारा सॉन्ग गाना उसे हम मेटाफोरिकल सॉन्ग बोलते हैं। तो भारूड आर मेटाफोरिकल सॉन्ग दैट हैव स्पिरिचुअल एंड एथिकल लेसन। तो उस मुहावरों के द्वारा जब ये गाते हैं ना तो उसके गानों में स्पिरिचुअल और एथिकल लेसन हमें मिलते हैं। जो स्पिरिचुअल मतलब कि धार्मिक चीज़ें और एथिकल लेसन मतलब जो कि हम सभी ह्यूमन बींग के लिए एथिकल है, भलाई के लिए है, ऐसे लेसन्स मिलते थे उस गाने से, ठीक है। एंड संत एकनाथ कंपोज भारूड विथ अ पर्पज ऑफ एजुकेटिंग पीपल ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। संत एकनाथ चाहते थे कि लोगों को अच्छा एजुकेशन दिया जाए ताकि लोग अपनी लाइफ में उनके जो वेरियस एस्पेक्ट होते हैं लाइफ में वो अपनी लाइफ में और अच्छा रोल प्ले करें, ठीक है। तो इसलिए संत एकनाथ ने ये भारूड नाम से ये इसको इनोवेट किया और यही पर्पज़ है कि लोग जागरूक हों और इसीलिए वो ये सॉन्ग का आविष्कार किए थे, ठीक है। भारूड कंपोज बाय संत एकनाथ, कंपोज बाय मतलब कि संत एकनाथ द्वारा लाया गया। आर पॉपुलर इन महाराष्ट्र में बहुत ही पॉपुलर हुआ बिकॉज इट वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट, ड्रामेटिक क्वालिटी, इजी रिम थीम एंड ह्यूमर। देखो यहाँ पे ना सब्जेक्ट क्वालिटी भी बहुत थी, जो मतलब ये भारूड क्यों वायरल हुआ, क्यों पॉपुलर हुआ, तो इसका सब्जेक्ट, इसके अंदर का जो ड्रामेटिक क्वालिटी थी और इजी लिखावट थी, मतलब इजी लाइनें थी, कविताएं इजी थी एंड ह्यूमर भी बहुत था, इसलिए ये चीज़ें वायरल हो गई, ठीक है। तो हमने जाना
क्वेश्चन नंबर 4 को कि क्या रीज़न थे बिहाइंड के। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 25 से 30 वर्ड आपको लिखना है। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमको बोल रहा है, वाई इज़ महाराष्ट्र नोन हैज़ अ लैंड ऑफ नर्चर्ड इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। न्यूट्रल इन द फिल्म इंडस्ट्री क्यों बोला जा रहा है महाराष्ट्र को। और दूसरी चीज़ है कि व्हाट इज़ पवाड़ा, पवाड़ा क्या होता है। ये दोनों क्वेश्चंस को हमें देखना है। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आपका क्वेश्चन बोला गया कि वाई इज़ महाराष्ट्र नोन एज अ लैंड दैट न्यूट्रेट द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। तो इसका आंसर देखो यहाँ पे है, द ह्यूमर ऑफ मेकिंग एंड रिलीजिंग द फर्स्ट फुल लेंथ मूवी गोज टू महाराष्ट्र। तो जो ये ह्यूमर था, है ना, द हुनर ऑफ मेकिंग रिलीजिंग फर्स्ट फुल लेंथ मूवी, पहली पूरी बड़ी मूवी जो उन्होंने रिलीज़ की थी वो एक महाराष्ट्र में रिलीज़ की थी। एंड महाराष्ट्र इज़ नोन एज अ लैंड, इसीलिए महाराष्ट्र को लैंड दैट न्यूट्रेट इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बोला गया, बिकॉज की कंट्रीब्यूशन ऑफ माधवराव पिताले हो गए और पटवर्धन फैमिली हो गई, कल्याण एंड हरिश्चंद्र सकाराम हो गए, भावटकर, ये सारे लोग आल्सो नोन एज सवेदादा इज़ इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन मूवी में इन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। सो दैट्स द रीज़न यहाँ पे। तो ये आंसर आपका होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर फाइंड आउट किया। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, व्हाट इज़ पवाड़ा, पवाड़ा क्या चीज़ है। तो देखो पवाड़ा का मीनिंग जो है आपका, व्हाट इज़ पवाड़ा, तो पवाड़ा इज़ अ ड्रामेटिक नरेशंस अल्टरटेनिंग रिसाइटिंग पोएट्री एंड प्रोसैनिक एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे एक पोएट्री टाइप की रहती है, ये एक पैराग्राफ टाइप का रहता है यहाँ पे पवाड़ा में, ठीक है। पवाड़ा नरेट डिड ऑफ हियरिक मैन एंड वुमेन इज़ वेरी फोर्सफुल एंड इंस्पायरिंग स्टाइल। मतलब कि आदमी और औरत दोनों मिल के इंस्पायरिंग स्टाइल में ये लोग इस पवाड़ा को बनाते हैं। पवाड़ा में वर्णन किया जाता है। पवाड़ा कंपोज पोएट्री का अज्ञानदास कंटेम्परी ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर उन्होंने पूरा वर्णन किया था, पवाड़ा में उन्होंने इंक्लूड किया है। एंड इंसिडेंट्स द किलिंग ऑफ अफजल खान, उसमें उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारा, है ना। अनदर वन बैटल ऑफ सिमग्रह, कैसे बहुत सारे बैटल्स को, बहुत सारे युद्धों को जीता, वो सब पवाड़ा में उन्होंने वर्णन किया। और वो मतलब शिवाजी की तारीफ़ें, उनके लाइफ से रिलेटेड उन्होंने क्या क्या की है, वो सारी चीज़ें पवाड़ा में इंक्लूड किया जाता है। ऐसे जब ऐसे गाना बना के गाया जाता है उससे रिलेटेड, उसे हम पवाड़ा कहते हैं। कंपोज बाय तुलसीदास, और तुलसीदास द्वारा किस तरीके से बनाया गया ये पवाड़ा। आर टू वेल नोन एट एग्जाम्पल ऑफ पवाड़ा, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं पवाड़ा के। इन द ब्रिटिश पीरियड पवाड़ा नरेटिंग स्टोरी उमाजी नाइक हो गए। ब्रिटिशों के टाइम पे उमाजी नाइक और चापेकर ब्रदर, महात्मा गांधी, इन सारे लोगों ने भी पवाड़ा के बारे में लिखा था। और पवाड़ा में जैसे कि ब्रिटिश ऐसे हैं वैसे हैं, वो स्टोरी के थ्रू ऐसा उन्होंने वर्णन किया पवाड़ा में, ठीक है। ड्यूरिंग द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट पवाड़ा वेर यूज मीडियम ऑफ क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस। पवाड़ा के थ्रू देखो, जैसे कि मैंने बताया कि पवाड़ा में क्या रहता है, एक वर्णन करना होता है किसी चीज़ का, पूरा उसका डीप में अच्छे से वर्णन किया होता है। तो वो सॉन्ग के थ्रू ऐसे बताना, ठीक है, तो एक पोएम के थ्रू बताना। तो ये जो चीज़ें थी, तो जब संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट चल रहा था तो उस टाइम पे पवाड़ा ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बिकॉज ऐसा करने से बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ पवाड़ा। तो ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 5 हमने सभी क्वेश्चंस अटेंड किए। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल होंगे। और टेक्स्ट बुक के जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने कोशिश किया आपको यहाँ पे बताने की। मेरे पास कुछ और भी क्वेश्चंस है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इनसे आपको थोड़ा बहुत हेल्प होगी अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का है।
ये आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं ऐसे टाइप के। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी आपको दिखाना, इसलिए मैंने आपको ये दिखा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, और आपको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है ज़रूर बताइए। अब मुझे पता चल रहा है कि भाई आपको ना हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लग रही है, आपको कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है ये, बिकॉज़ इसमें ना आपको एक नया चीज़ें मिल रही हैं पढ़ने के लिए, बहुत ही अच्छा है। प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।